केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें दिया है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेज। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज नए सब्सटेंसेज फॉर्म करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड्स। केमिकल रिएक्शन जो भी हुआ होगा उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, जैसे कि डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा। कोई भी फिजिकल मेथड है वो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता है। बिल्कुल आसान है। कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर नए सब्सटेंस बनाता है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, और कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है फिजिकल मेथड्स के द्वारा, जिनको आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं और हमें मिल जाता है एक नया सब्सटेंस वाटर, यानी कि पानी। यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंसेज हैं, और ये दो सब्सटेंसेज मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाती हैं वाटर, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा। अगर हम चाहें वाटर से ऑक्सीजन प्राप्त करना या फिर हाइड्रोजन प्राप्त करना, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगा, फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिनसे वो मिलके बना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है, और जो नया सब्सटेंस बना है इन दोनों गैसेज के रिएक्शन से वो हमारा एक लिक्विड है। तो दो गैसेस मिलकर एक लिक्विड यहाँ पर बना रही हैं, तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी नए सब्सटेंस की जो भी केमिकल रिएक्शन में बनेगा। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद आगे हमें दिया है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल होंगी, इन्वॉल्व होंगी। इसमें सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने यहीं पर है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन यहाँ पर जो नया सब्सटेंस है वो एक लिक्विड है। तो गैस से स्टेट चेंज हो गई है लिक्विड में। स्टेट में चेंज हो सकता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा। इसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन ब्लैक कलर का होता है, एयर और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन करता है और रस्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में दिया है चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो जो भी ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में, अगर आप बीकर को टच करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। इसे नेक्स्ट पॉइंट में है एवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन होने के दौरान गैस भी निकल सकती है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जाएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान इसमें से एक गैस निकलेगी जो होगी हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन होने पर चार चीज़ें हो सकती हैं। स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के दौरान उसमें से गैस भी निकल सकती है। इन चारों पॉइंट्स से हम ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर
नहीं हुआ है। इस पेज पर हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जिससे और अच्छी तरह केमिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में दिया है डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया। रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है, जिसे हम बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, इसके बारे में मैं पीछे वाले पेज पर भी बता चुका हूं। आयरन एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो वो रस्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है। और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हमारे पास एक पतीला दूध है, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें 1 चम्मच हमने दही डाल दी, सुबह चमत्कार हो जाता है। जो दूध था वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, ये केमिस्ट्री है। दही बनने का जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से लास्ट में है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का किण्वन, ग्रेप्स को कुछ दिन रखे रहने देंगे तो उनका फर्मेंटेशन होने लगता है, गलने लगते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है गाइज, कमेंट करके बताओ मुझे। इसके बाद यहाँ पर दिया है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पर है बर्निंग ऑफ पेपर, किसी भी चीज को बर्न करना, पेपर को बर्न करना, प्लास्टिक को बर्न करना, वुड को बर्न करना, ये सभी के सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इससे नेक्स्ट में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बायोलॉजी वाले पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग केक। वही हैप्पी बर्थडे वाला जो केक होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन से ही तैयार किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है एसिड एंड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होता है। चैप्टर नंबर 2 में एसिड और बेस के बारे में आप डिटेल में समझोगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में दिया है वेस्ट डीकम्पोजिशन। जो भी हमारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां टूटकर जमीन पे जब गिर जाती हैं तो उनको इकट्ठा करके एक जगह पर डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो पत्तियां डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन, गलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। केमिकल रिएक्शन में ही आगे है केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले को कहेंगे रिएक्टेंट्स और दूसरे को कहेंगे प्रोडक्ट। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर दोनों के लिए इकट्ठा एग्जाम्पल ले लेंगे। रिएक्टेंट्स में दिया है द सब्सटेंसेज हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेज पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अगर बात करें प्रोडक्ट्स की तो इसमें दिया है द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड
वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर यानी कि पानी बनाता है। ये आपको पीछे वाले पेजेस पर भी बताया है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि इस रिएक्शन में कौन से सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहेंगे और कौन से प्रोडक्ट होंगे। सो बिल्कुल आसान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहेंगे और एक सब्सटेंस बनता है, जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। अगर इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी एरो लगा होगा उसकी टेल की साइड में यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे सब्सटेंसेस होंगे उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और एरो के हेड की तरफ एरो के राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस होंगे उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, और वाटर इस केमिकल रिएक्शन में बनता है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाएगा तो बर्न किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? ऑक्सीजन की वजह से। यानी एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी जब उसको बर्न करेंगे और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्सीजन ही वो गैस है जिससे बर्निंग पॉसिबल हो पाती है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन की जगह पर हमने यहाँ मैग्नीशियम लिख दिया है, और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पॉसिबल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो यहाँ पर लगाया गया है। एरो की टेल यानी कि पूंछ की तरफ जो भी सब्सटेंसेस हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, और जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड एरो के हेड की तरफ, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होते हैं, नए बनते हैं, उनको प्रोडक्ट कहा जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं अब तक। अब नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पर। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में सबसे पहला पॉइंट दिया है अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, ये हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है। सो सेकंड पॉइंट में है इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। केमिकल इक्वेशन में जो भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, उन सभी के सिंबल्स का यूज हमें करना है, और सिंबल्स के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होगी हमें केमिकल इक्वेशन में। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, वही पीछे वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, हमें सिंबल्स का यूज करना है। सो सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है गाइज H। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का भी सिंबल यहाँ पर लिख लेते हैं जो होता है O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा इसके दो एटम इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2। H2 का मतलब है हाइड्रोजन के दो एटम्स। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन भी कभी भी अकेला नहीं रहता है, इसके भी दो एटम इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा
टू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एरो। जो भी सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं उनको लिख देंगे, बीच में सभी के प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद एरो लगाया जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्ट जो है वाटर, और इसका फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है H2O। हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का फॉर्मूला या फिर सिंबल हो जाएगा हमारा H2O। ये हमारी हो गई है केमिकल इक्वेशन, लेकिन अभी भी हमने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है। फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और एक्वस होता है। सॉलिड के लिए स्मॉल s का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल l का, गैस के लिए स्मॉल g का और एक्वस के लिए AQ का यूज किया जाएगा। एक्वस क्या होता है आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि एक्वस के लिए AQ का यूज करना है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए क्या करना है? स्मॉल g का यूज करना है। जो भी हमारा ये सब्सटेंस है इसके आगे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे, स्मॉल g इसमें लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारी एक गैस है तो इसके सामने भी यहाँ पर g लिख दिया जाएगा, ये पता चलेगा इससे कि ये गैस है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर H2O पानी होता है, वाटर होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाएगा लिक्विड। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे और अच्छी तरह से आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है गाइज Mg, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। रिएक्शन किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो O2 आ जाएगा। जो भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, तो अब आएगा एरो। एरो के बाद लिखा जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते क्या हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आ जाएगा MgO। अब जो भी इन सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट है वो भी हमें मेंशन करनी है। मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो स्मॉल s लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस होता है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलेगा जो कि एक पाउडर की तरह होता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड होगा। पाउडर हमेशा सॉलिड ही होता है। केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। जो भी सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड होंगे उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूलों का यूज करना है। अब यहाँ पर एक्वस के बारे में भी समझ लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर पानी है और इसमें सॉल्ट भी हमने मिक्स कर दिया है, तो ये होगा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड्स में अगर वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा उसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी डाउट है तो एक्वस सॉल्यूशन का एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन वाले प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड होगी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आ जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन से वापस अपनी केमिकल इक्वेशंस पर। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं। अब राइट हैंड साइड में भी चेक करो, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कुछ भी नहीं लिखा गया। इट मीन्स यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का। अब रिएक्शन होने के बाद एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गायब हो गया? बिल्कुल इसी तरह से इस वाले इक्वेशन में भी देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, इस साइड में भी 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर सिर्फ 1 ही एटम है, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन का 1 एटम कम हो गया है। और ये कम नहीं हुआ है गाइज, जो भी हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये सारी चीजें समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम ये। सो एग्जाम्पल में हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जो पीछे वाले पेज पर भी थी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। अगर इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, ये तो ईजी सी इक्वेशन है, तो ईजिली किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इस साइड में भी जाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इस साइड में जाएंगे राइट हैंड साइड में एक ही एटम है। तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। सो इसमें क्या किया जा सकता है, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें जो एटम्स लिखे गए हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के इस टर्म के आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नंबर। अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन कम यहाँ पर है, तो इस वाली टर्म के आगे कोई नंबर ऐड किया जा सकता है। 2 यहाँ पर कम है तो इस टर्म के आगे हम 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करने पर क्या होगा, 2 2 जा 4 तो हाइड्रोजन हो गई हमारी, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी यहाँ पर 2। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर हैं और इस टर्म के आगे हमने 2 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस नहीं कर दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 एटम हैं। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। सो हाइड्रोजन को देखेंगे, अब यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाते हैं, तो इस साइड में भी हमें 4 करने होंगे। अब इस साइड में 4 कैसे किया जा सकता है, अगर हम इस H2 के आगे की तरफ यहाँ पर 2 ऐड कर दें तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी नंबर्स हम ऐड करेंगे उसके बाद चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस हो गई है। चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हमने 2 लगाया है इस टर्म के पहले। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम हो जाते हैं, यानी कि ये हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। जो भी इक्वेशन हमने बैलेंस की है इसको दोबारा से लिखेंगे, 2H2 इसकी फिजिकल स्टेट के साथ, ये गैस होता है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O2, ये भी गैस होती है, इसके बाद एरो लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2H2O, और ये होता है हमारा लिक्विड। इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया तो ये कंप्लीट हो जाती है इक्वेशन। सिंपल सी इक्वेशन थी, बैलेंस करना बिल्कुल इजी था। लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन दी गई हो तो उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, बुक में हमें किस तरह से कहा गया है बैलेंस करने के लिए, ये समझ लेते हैं। इजी वाला मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन बुक वाला मेथड भी आपको बताना ज़रूरी है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके लिए हमने ये इक्वेशन ले ली है। इस इक्वेशन में Fe ये सिंबल होता है गाइस आयरन का। सो आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में बाहर निकल जाती है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा एलिमेंट्स, उससे नेक्स्ट वाले में लिखा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अब इस टेबल को फिल करेंगे इस इक्वेशन को देख के। एलिमेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हमें फिल करने हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Fe, हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं Fe के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, ये हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं इनके सामने। सो Fe का कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि 1 एटम है। सो Fe का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 एटम होगा। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। Fe के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के
2 हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा Fe का 3, हाइड्रोजन के आ जाएंगे 2 और ऑक्सीजन के आ जाएंगे 4। सिंपल वर्ड्स में केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होती है जब लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। यहाँ पर Fe का 1 है और यहाँ पर 3 है, इसको हमें 3 बनाना होगा तब Fe के एटम्स बैलेंस होंगे। सो इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 3 हो जाता है 3। अब जो भी यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया है इसको Fe के सामने लिखना होगा। ये हमारा Fe है, इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे 3। अगर आप चेक करोगे इस इक्वेशन में Fe के यहाँ पर 3 एटम हैं और Fe के यहाँ पर 3 एटम हैं। Fe हमारा बैलेंस हो गया है। इसके बाद इससे अगला एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर भी हमारे 2 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है। यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 4 एटम है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 4 बनाना होगा तभी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं हम, इस टर्म के आगे यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। सो 4 यहाँ पर लिखेंगे। इस 4 का मतलब होगा कि जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स 4 टाइम्स हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के एटम्स भी 4 टाइम्स हो जाएंगे। चेक कर सकते हो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है। 4 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाते हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम ही हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। 4 2 8 एटम्स यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही एटम हैं। जो 4 यहाँ पर हमने ये लगाया है इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 2 है इसमें 4 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है। 8 एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी 8 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें क्या करें, 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हमने राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसके आगे अगर हम 4 लगा देंगे तो 4 2 8 एटम्स हो जाते हैं हाइड्रोजन के। अब टेबल से ही आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई। लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई में 3 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 8 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 4 8 हैं। ऑक्सीजन के 1 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं, यानी कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब जो भी हमने इक्वेशन बैलेंस की है इसको दोबारा से लिख देंगे इसकी फिजिकल स्टेट के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3Fe, ये होता है गाइज सॉलिड। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। 4H2O, ये होता है हमारा लिक्विड। इसके बाद एरो लगाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा Fe3O4, ये भी हमारा सॉलिड होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4H2, ये हमारा होता है गैस, हाइड्रोजन गैस होती है ये। यहाँ पर हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया, जिससे ये वाली इक्वेशन हो जाती है एक कंप्लीट इक्वेशन। हमने यहाँ पर 2 इक्वेशंस को 2 अलग अलग मेथड से बैलेंस किया है। एक तो हमने सिंपल मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस किया और टेबल वाले मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस किया। सो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कौन सा अच्छी तरह से समझ में आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से रिलेटेड जो सिंपल मेथड है इस पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसमें इजी से लेके टफ इक्वेशंस तक को बैलेंस कराया गया है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट है तो सिंपल मेथड से इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देख लेना।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस तो कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी तक कि इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है। ये जान लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे एक रीज़न है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सो इसकी स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। केमिकल रिएक्शन में जो भी एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो सेम होंगे, क्योंकि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारे एलिमेंट हैं इनके एटम्स होंगे और प्रोडक्ट साइड में इनके एटम्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस सिंपल सी स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। ये बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों